आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिए। मैं इस वीडियोज़ में आपको क्लास 10th के जीव विज्ञान ये पार्ट 2 है, और जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, श्वसन है, जिसमें हम लोग तो जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी मछली में श्वसन, यानी मछली किस प्रकार पानी में सांस लेती है। काहे ना मनुष्य ले सके, अगर मनुष्य लेता तो समझिए कि पानी ही हमारी क्या होती, तो दुनिया होती है। तो समझिए कि पानी किनके लिए है, तो मछली के लिए। आखिर इसमें कौन सा अंग पाए जाते हैं जो कि ये पानी में भी सांस लेती है। तो चलिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बातें बता दूं। क्या चीज़ है, जितने भी आप गैस वातावरण में देखते हैं, जैसे कि आप लोग खुली हवा में देखते हैं, ठीक उतना ही गैस आपकी क्या होती है, पानी में ही होता है। बस ये अंतर होती, मात्रा में कमी हो जाती है। यानी खुले वातावरण में जो मात्रा में होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जो पानी में होते वो कम होते। उसी से क्या करती है, पानी से ही ये जो मछली होती है उससे वो क्या निकालती है, गैस निकालती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मछली के पेट में कभी फाड़िएगा ना ऐसा, तो देखिएगा ऐसा गुबंद के जैसा उसके अंदर 2 गो 3 गो ऐसा कुछ होता है, जिसमें कि हवा इमरजेंसी सेवा के लिए भरी जाती है। तभी देखिएगा मछली को भी कुछ देर क्या किया जाता है, बाहर निकाल कर भी रखा जाता है। तो ये क्या कर लेती है, इस इमरजेंसी हवा का वो यूज कर कुछ घंटों तक जी सकती है। अगर नहीं होता है तो समझिए कि वो जीने की पॉसिबिलिटी उसमें होती नहीं है। आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए हम ये समझते हैं कि मछली में कौन ऐसा श्वसन अंग पाए जाते हैं जो कि पानी से आपके ऑक्सीजन को काटने का कार्य करते हैं। तो यूँ समझिए कि इसमें जो पाए जाते हैं वो गल्फर होते हैं। गल्फर के मतलब क्या होते हैं, जिसको हम आम भाषा में गिल्स बोलते हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि जो प्रमुख जो पाए जाते हैं गिल्स या क्या होते हैं, गल्फर होते हैं। अब चलिए अब ये समझिए कि गिल्स क्या होते हैं, वो कैसा होते हैं। तो देखिएगा ना ऐसा श्रृंखला के जैसा क्या होते हैं, पट्टी की तरह होता है, ऐसा समझ गए ना। और कभी कभी वो कहता है कि गिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मस्तिष्क हुआ, मस्तिष्क यानी ऐसा भी बोल सकते हैं आँख के जस्ट पीछे क्या पाए जाते हैं, तो आपके गिल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन को काढ़ने का निकालने का ये क्या करते हैं, तो कार्य करते। वही बात मैं भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग उतारना होगा तो उतार सकते हैं कि गिल्स एक प्रकार का विशेष प्रकार का अंग है जो कि जल में घुलित O2 को क्या करती है, वो ग्रहण करती है और वो अपना कार्य करती है। अब वो किस प्रकार करती है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो देखने से पहले हम लोग कुछ और भी परिभाषाओं जान लेते हैं। क्या है आपका परिभाषा है, तो देखिए यहाँ से ये है कि इसमें जो होते हैं ना, एक प्रकार का गिल कोष्ठ भी पाया जाता है। मतलब कि उसमें क्या होते हैं, तो वो पानी जाकर भरते हैं और भर कर क्या होते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन टालने का कार्य किया जाता है। तो एक चपटी, यानी देखिएगा ना चपटा ऐसा पाया जाता है ना, चपटा खानी होके, तो इनको याद रखिएगा। हम लोग बोलते हैं यानी गिल्स में जो चपटी की तरह पाई जाती है उनको याद रखिएगा, हम लोग गिल कोष्ठ कहेंगे। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट था कि कौन सा पाया जाता है और गिल्स किसे कहते हैं। और ये मैं जानकारी के लिए आपको क्या कर दिया, तो बता दिया। एक पॉइंट और होते हैं कि गिल ये जो होते हैं आपके, जो आपको गिल्स है वो किन किन जंतु में पाए जाते हैं, तो अधिकांश तो आपके जलीय जीव में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ कशेरुकी होते हैं, कुछ अकशेरुकी होते हैं। जैसे कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब समझते हैं, यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिस जीव को उसको हम लोग कशेरुकी बोलते हैं, और जिस जीव की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, अकशेरुकी बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो पाई जाती है जलीय जीव में रीढ़ की हड्डी वाले ही जंतुओं में पाई जाती है। पर एगो दूगो अपवाद है, उनको आप लोग लिख लीजिएगा कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं भी होता तो उनमें भी क्या पाया जाता है, तो गिल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, झींगा आप लोग खाए होंगे लोग। ओके, तो झींगा एक होता है, और 2 नंबर याद रखिएगा लोग। ओके, इसमें दिया है सीप होता है। सीप का मतलब समझ ही रहे हैं, जो कि आपके क्या होता है, बाहर से रहते जो बालू वालों में भी मिलते हैं, ETC और भी होते हैं।
यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये मछली कैसे O2 को अपने अंदर में ग्रहण करती है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं क्लीन करता हूँ और इसके कार्य विधि को मैं समझाने का आपका कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये क्या करती है, मुंह के द्वारा समझिए कि ये पानी इसमें लेती है, समझ गए। अब देखिए, अब पानी में क्या खास बात है, तो पानी में ही कुछ क्या होते हैं, उनके लिए पोषण तत्व भी होते हैं। जिस तरह हम लोग पानी पीते हैं तो नाइट्रोजन का सब होता है ना, जैसे लोहा आर्गन ऑर्गन, ठीक उसी तरह मछली में भी होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऐसा फिल्टर है ना कि इस पानी में दो प्रकार की चीज हो गया, एक O2 हो गया जो कि श्वसन के काम आएगा, समझ गए, और एक जो होता है आपका क्या होता है, पोषण होता है। पोषण के मतलब क्या हो गया, भोजन होता है, समझ गए बातों को। अब जिस तरह हम लोग के अंदर दो नली पाई जाती है, एक ग्रास नली होती है, कंठ द्वार का नली होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपका पाया जाता है। यानी समझिए कि यहाँ से जो एक निकलता है आपका ग्रास नली वाला निकलता है, और एक जो निकलता है आपके कौन सा निकलता है, श्वास नली वाला निकलता है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं ना, कि पानी जब लिया जाता है, जब मछली पानी को अपने मुंह में भरती है तो ये गिल्स क्या काम करते हैं कि इसमें जितने भी आपके ऑक्सीजन है उनको माने यहाँ पर क्या कर ग्रहण कर और फिर O2 को एक की ओर से मछली लेती है, गौर कीजिएगा, तो दूसरी की ओर से ये निकालती है। यानी ये लेकर उस पानी को क्या करती है, इधर से निकाल देती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अंदर कैसा कार्य होता है तो गौर कीजिए। यानी यूँ समझिए कि जो भोजन होते हैं वो ग्रास नली के माध्यम से उनको पेट उट में चला जाता है, जो कि वो उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। और ये चीज़ें उनके लिए को गुबंद पाए जाते हैं, इसमें चले जाते हैं और समय समय पर यहाँ पर निकल कर क्या होते हैं तो कार्य होते हैं। यहाँ तक आपने मछली के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि इसमें भी ग्रस नहीं फंस नहीं सब कुछ पाया जाता है। यानी मेन रूप से ये था कि इसमें पोषण और O2 भी होते हैं, और ये गिल्स क्या करती है तो यही काम करती है कि जल में घुलित हुई ऑक्सीजन को ये निकालने का कार्य करती है। यहाँ तक आपने जो गिल्स के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी मैं आपको क्या कर दिए तो बता। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि आपको इमेज भी दिखाई दे रहा होगा कि मानव श्वसन तंत्र का ही है। इसमें हम लोग प्रमुख टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं उसको दोहरा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है श्वसन क्या है, समझे, और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंग। वैसे तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन श्वसन में कौन कौन से अंग आपके भाग लेते हैं, प्लस में इनकी आपकी रचना बताएंगे और इसके इस सारे अंगों का आपका कार्य बताएंगे, यानी कौन सा अंग कौन कौन से कार्य करने में सक्षम होता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम इस टॉपिक को जानने का कोशिश करते हैं। जरा आप गौर कीजिए, जैसे सांस लेते समझ पा रहे हैं, यानी सीना जो है हमारा ओके वो क्या हो रहा है तो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, मैंने फैल रहा है, सिकुड़ रह जा रहा है। आप सोचिए यहाँ पर कि कोई भी चीज़ों को अन्य चीज़ों को निकाला जाए, प्रवेश कराया जाए, तो एक दिन ऐसे समय आएगा कि हम 5 दिन करें तो ये भी घस कर ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर ये सोचने वाली पॉइंट ये होती है ना कि ये वाला आपका देखिएगा फैलता सिकुड़ता पर ख़त्म नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा ही जबरदस्त आप लोग इंटरेस्टिंग प्रश्नों को मैं जवाब देने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और मज़ेदार यूँ समझिए कि मज़े से आप लोग पढ़िए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, श्वसन क्या है। ओके, तो श्वसन क्या है तो बस एक वर्ड में समझिए कि हमारे शरीर में जिन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है वही आपकी क्या कहला जाते हैं तो श्वसन कहला जाते हैं। ये एक पॉइंट समझ गए। अब चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं जो कि भाग लेते हैं मनुष्य में। गौर कीजिएगा, तो हम ऐसा बोल सकते देखिएगा, इसी इमेज में आप लोग क्लियर कीजिएगा। सबसे पहला ये आपका कौन होता है तो हम लोग ज़्यादातर जो प्रक्रिया होती है नाक से होती है, यानी सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कौन सा अंग है हमारा, नाक, जिसको हम लोग नासिका छिद्र बोलते हैं। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ आपका नासिका
छिद्र। समझ गए आप लोग। अब चलिए दूसरा का क्या चीज है तो गौर कीजिए, यहाँ से ये सांस आता है, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्वर यंत्र बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। इनको क्या की जाती है, बोली जाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेलिंग्स ऐसा हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक आपको दो चीजें समझ में आ गया। पहला कौन सा, नस का छिद्र। 2 नंबर कौन सा प्रमुख अंग है आपका, रेलिंग्स, जिसको स्वर यंत्र बोला जाता है। अब चलिए, अब आपको ऐसा कुछ आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यह एक प्रकार की इसी के माध्यम से आपकी क्या करती है तो इसमें जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं श्वास नली। समझते रहिए कि श्वास नली किसे कहते हैं, तो हम लोग इसी परिभाषा यदि बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा नली जिसमें सांस जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये सब के बारे में मैं एक एक कर आप लोग को डीप जानकारी देने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और समझिए कि 4 नंबर में कौन भाग लेता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके फेफड़ा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मानव श्वसन तंत्र भी इसको कहते हैं, यानी ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए। अगर कोई पूछेगा मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा, नस का छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़े के सम्मिलित रूप को हम लोग मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और इनकी कितनी प्रमुख भागे होती है मानव श्वसन तंत्र का, तो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है कि नस का छिद्र होता है, 2 नंबर स्वर यंत्र होता है, 3 नंबर आपको श्वास नली होता है, 4 नंबर आपके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब चलिए हम एक एक लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नस का छिद्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद से हम लोग स्वर यंत्र के बारे में समझेंगे लोग, उसके बाद से हम लोग समझेंगे लोग श्वास नली के बारे में, उसके बाद से हम लोग क्या समझने वाले हैं लोग, फेफड़े के बारे में समझने वाले। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है टॉपिक हमारा, यस, नासिका छिद्र। यहाँ पर मैं लिखने का कोशिश करता हूँ और आपको विस्तार रूप से समझाने का पूरा मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। नासिका छिद्र। अब देखिए, पढ़ने से पहले मेरे अंदर 1-2 प्रश्न उठ गए नासिका से। क्या उठ गए जरा गौर कीजिएगा। इसको मैं हटाता हूँ और हटाकर आपको यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक बाई टॉपिक और सब कुछ मैं लिखता चलूँगा। देखिए, एक चीज़ मुझे उठ गया ऐसा कि जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, गौर कीजिएगा इस पॉइंट को, लेकिन देखिएगा कुछ सुगंध भी आता है। तो हम लोग देखिए मुंह से तो क्या ऐसा करके का सुगंध को पता कर पाते हैं, तो नहीं। जब तक ले आपका नाक से नहीं सूंघिएगा तब तक सुगंध आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा का हम लोग गौर करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, कुत्ता शेर बिलार हो गया और चींटी हो गई, यहाँ पर कोई चीज़ें गिर जाता है तो देखिए कहाँ कोसों दूर तक रहती है तो आ जाती है, लेकिन हम लोगों में उतना क्षमता ही नहीं होती। आखिर तो इसमें क्या चीज़ें होती है, चलिए इसी सारे पॉइंट को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें नाक के बारे में, तो नाक में कितने छिद्र होते हैं, एंगो ये, यानी गए आपके 2 हो गए, समझ गए। और एक यहाँ से क्या होता है, वेश्म होता है। वेश्म का मतलब समझ रहे, एक पट्टी सा होता है जो कि इस छिद्र को और इस छिद्र को बांटने का कार्य करता है। ये तो नॉर्मली है, आप लोग तो समझते हैं। प्लस में ये भी आप जानते हैं कि नाक में आपके क्या होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल आपके क्यों होते हैं, ओके समझिए, ये बाल क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी धूलकण अगर हवा के साथ आते हैं तो इनको रोकने का ये कार्य करता है। लेकिन इसके यहाँ पर देखिए ना, एक पट्टी सा दिया होगा, पट्टी के बाद से हम लोग अंदर चलेंगे। अब अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समझिए कि हम लोग इसमें आ गए, तो इसको हम लोग याद रखिएगा नासिका वेश्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नासिका वेश्म इसका नाम होता है। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ओके, कि यहाँ पर एक चीज़ पाया जाता है जो ऊपर होता है ना, एक चीज़ पाया जाता है ऐसा ब्रश की तरह होता है, ठीक है ना। इसको जानते हैं क्या बोला जाता है, यस, इसको बोला जाता है घ्राण क्षेत्र। याद रखिएगा हमेशा, कौन सा क्षेत्र बोले जाते हैं, घ्राण क्षेत्र। और जो नीचे होते हैं ना, वो एक चीज़ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। नाक के बारे में 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी
है कि घ्राण क्षेत्र क्या होते हैं, श्वसन क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न को पूछते हैं, यानी नासिका क्षेत्र में हम लोग कितने पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग, तो 2 पॉइंटेड पर गौर करेंगे लोग। एक कौन सा आपका होगा, घ्राण क्षेत्र हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, श्वसन क्षेत्र। ये दोनों क्या क्या कार्य करते, चलिए इसको हम लोग क्या करते, विस्तार रूप से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए घ्राण क्षेत्र में ऐसा होता है ना कि इसमें आपका सूंघने की क्षमता होता है, समझ गए। हाँ, यही जो ऊपर होता है ये आपको कोई भी जैसे फूल हो गया उसको सूंघते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो क्लिप में देखे तो घ्राण क्षेत्र से क्या करता है, तो वो मैच करता है और मैच करके आपके मस्तिष्क में वो संकेत देता है, समझ पा रहे हैं। अब चलिए ये जो आपका श्वसन क्षेत्र होता है, यानी ये जो नीचे होता है, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चिपचिपा को हम लोग बोलते हैं म्यूकस। ओके, क्या बोली जाती है, म्यूकस बोली जाती है। अब ये चिपचिपा कैसा होता है, जैसा नाक का नेटा चिपते हैं लोग, ऐसा ही आपके क्या होता है, तो वो होता है, गौर कीजिएगा। अब चलिए म्यूकस क्या कार्य करता है, तो जितने भी हम लोग क्या करते हैं, बाल जितना छानने का होता है वो छान लेता है नाक का, लेकिन उसके बाद से देखिएगा बहुत सारे कभी कभी गार्ड जैसे दौड़ी औड़ी का होता है, तब तो देखिएगा क्या करता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आकर आपका क्या हो जाता है, बैठ जाता है वो म्यूकस, इस तरह करते हैं लोगों के, तो यहाँ से कटता है, समझिए कि यहाँ से कटता है, मैंने ये वाला है ना, यहाँ से हवा देते हैं तो ये वाला नीचे आता है, जैसे सिरकते हैं तो, और ये कट कर हम लोग क्या करते हैं, मुंह के द्वारा भीग देते हैं, तो यहाँ पर रहता है। अगर इसके अंदर गया तो आपको फेफड़ा का नुकसान करेगा, जब फेफड़ा को नुकसान करेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। यानी महत्वपूर्ण कार्य को समझ गए कि म्यूकस क्या करता है, तो बहुत सारे कीटे मकोड़े उसमें सट जाते हैं जो कि वो बाहर जाने नहीं देते। देखिए भगवान हम लोगों कितना क्या किए हैं, सिक्योर बनाए हैं, ये तो समझ गए। अब घ्राण क्षेत्र क्या होता है ना, जैसा कि मैं अभी आपको प्रश्न लिया, कुत्ता सियार बिलार ये सब लोग जल्दी सूंघ लेता है लोग और पता लगा लेता है, लेकिन आदमी नहीं होता है, ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है वो कम पाया जाता है, और कम पाने की ही वजह से वो क्या करते हैं, सूंघने में उतनी उसकी क्षमताएं नहीं होती है। लेकिन जो होता है आपका कुत्ते बिलार सिलार में हो गए, उनके उस घ्राण क्षेत्र अधिक होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सूंघ सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे समझ गए। ओके, अब देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे कि लोग क्या कहते हैं, नाक पे एक फाइट मार देते हैं तो देखिएगा फलल फलल खून गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका होने का ये कारण है ना कि यहाँ पर सब केशिकाएं बिछी हुई होती है। केशिकाएं के मतलब कि केस की तरह जाल बिछी हुई होती है, और थोड़ी सी भी चोट आने पर यहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये नाक में क्या होते लगता है, तो ब्लड निकलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि विनाश उसका फुट गया। यानी नाक के बारे में आपका जितनी भी जानकारी था मैंने आपको डील कर दिया। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्या समझने वाले हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि सूंघने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो घ्राण क्षेत्र कहते हैं, और जो आपके धूलकर कीटे मकोड़े को क्या करता है, जर्व करके रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो म्यूकस श्वसन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो क्या है, तो हमें रचना के बारे में सब बात कर रहे हैं। 2 नंबर है आपका स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होते हैं, जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, तो हम कैसे बोल पा रहा हूँ, देखिएगा पुपई उपई होता है, फूकते हैं तो हवा जाता है, जब तक ले उसमें क्या होता है, उसी मैंने हवा का इधर उधर ना हो, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो होता है कंपन सा होता है, और कंपन से ही क्या होती है, तो आवाज निकलती है, तो ये नॉर्मल है। ओके, अब चलिए हम जो प्रमुख रूप से समझेंगे, इस पॉइंटेड को समझेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दिए कि इसको श्वास नली बोला जाता है। अब श्वास नली में बहुत सारे पॉइंटेड है जो कि हम लोग को समझने योग्य है, तो चलिए हम इस पॉइंटेड को भी समझ लेते। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली।
श्वास नली। अब देखिए ये जो सबसे पहले हम बनावट के बारे में बात करते हैं कि श्वास नली किससे बना हुआ होता है। तो ये जो बना हुआ होता है ये वाला आपको दिखाई दे, जैसे मुर्गा खोखो से उसी के देखिएगा ना कि वो ऐसा होता है कि इसे दाबिए तो दब जाएगा, फिर छोड़िए तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यानी ये समझिए ना वो पूरा हड्डियाँ होते हैं, नहीं वो पूरा मांस होता है, बीच का होते हैं, समझ गए। उसको जानते क्या बोले, उपास्थि बोला जाता है। से बने हुए हो तो उपास्थि के मतलब नहीं वो पूरा हड्डी हो और नहीं वो पूरा क्या हो, मांस हो। यानी एक पॉइंट लिखिएगा कि उपास्थि का बना हुआ होता है। अब चलिए अब क्यों बना हुआ होता है इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब देखिए इससे हवा आना है और हवा को जाना है। जरा गौर कीजिएगा, कोई आपका पाइप हो गया, उसमें से हम क्या करते हैं तो हवा को ले जाएंगे, देखिए चिपक जाएगा, हवा को डालेंगे तो क्या जगह बढ़ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, यदि ये चिपक गया तो समझिए कि सांस तो फूल जाएगा, कई कारणवश ना ऐसी बनी समझिए फैले तो समझिए मर जाइएगा। लेकिन इसमें यह है ना कि सांस जाता है तो थोड़ा सा आता है पास में, और यूँ समझिए कि आता है तो थोड़ी सी फैलता है, यानी पूरे का पूरे बंद नहीं करता। इसीलिए क्या किया जाता है तो यूँ समझिए कि उपास्थि का ये बना हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरे का पूरे समझ गए। अब चलिए अब थोड़ी सी मैं समझ लेते हैं फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा क्या होता है। तो बस फेफड़े के बारे में एक चीज आप लोग समझिएगा कि फेफड़ा ही ऐसा एक यंत्र है, ऐसा बोला जा सकता है, फेफड़ा ही ऐसा यंत्र है जो कि ये क्या करता है, O2 को ग्रहण कर हीमोग्लोबिन में मिलाने का सबसे बड़ा प्रमुख ये कार्य करने में सक्षम होता है। यहाँ तक समझ गए। और इसमें बहुत सारे वायु कोष्ठ होते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इस सारे पॉइंटेड को हम जानते हैं, निराचना के बारे में हम जानते हैं। आपने चारों चीज़ों को समझ गए। अब देखिए यहाँ की अब आगे की रचनाएं देखिए क्या होता है। यहाँ तक आपने पूरे का पूरे कवर हो गया। अब चलिए अब यहाँ से क्या होता है ना कि ये श्वास नली यहाँ से दो भागों में बटती है। कितने भागों में बटती है आपके, दो भागों में। इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट को हम लोग श्वसनी बोलते हैं, श्वसनी ऐसा। ओके, श्वसनी को बुक में दिया है कि ब्रोकस कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, ब्रोकस। समझ गए आप लोग पॉइंट को। कभी कभी कह देता है कि ब्रोकस किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा कि ये कौन सा नली है आपका, श्वास नली। जब दो भागों में बटती है उसी को क्या कही जाती है, तो ब्रोकस कही जाती है। अब गौर कीजिएगा, अब ये क्या है ना कि ये श्वसनी भी यहाँ पर देखिए फिर जाकर ये क्या होता है, अलग अलग भाग में बढ़ती है। तो फिर अब इसको क्या बोलते हैं, ओके, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग श्वसनीय नलिकाएं बोल देते हैं, यानी श्वसन नलिकाओं। समझ रहे हैं, बहुत सारे ये भागों में हुए होते हैं। कभी कभी श्वसन नलिकाओं भी पूछ देते थे, या तो इसका अंग्रेजी भी पूछता है ब्रोंकियोलस, ऐसा ब्रोंकियोलस। समझ रहे हैं लोग, ओके। अब चलिए ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं ब्रोंकियोलस किसे कहते हैं, सीधा है। गौर कीजिएगा कि जब आपकी क्या होती है, श्वसनी यानी ब्रोकस कई भागों में बट जाए, क्या हो जाए आपका, कई भागों में बट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रोकस कहते हैं। यहाँ तक आपको तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है ना कि ये जो ब्रोंकियोलस होता है, फिर यहाँ पर जाकर अलग अलग छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हवा होता है। क्या होता है, हवा होता है। अब उसको क्या बोलते हैं, देखिए जैसे कि दिखाई दे रहा है नहीं, ये कोठा 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 कोठा, तो इस कोठे को लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायु कोष्ठीय। याद रखिए कोठा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, कोष्ठीय। ओके, कोष्ठीय, लेकिन कौन सा बोलेंगे, तो वायु कोष्ठीय। समझ में आ गए। कभी कभी वायु कोष्ठीय भी पूछ देता है कि वायु कोष्ठीय किसे कहते हैं, तो सेम है कि ब्रोंकियोलस पतली पतली
भागों में बट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायु कोश कहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए अगला पॉइंट क्या है कि वायु कोष्ठकीय में ही ये छोटे छोटे जो गोले होते हैं इसी में क्या होता है, तो हवा भरे हुए होते हैं। तो हवा भरे हुए होते हैं तो एक गोले को याद रखिएगा, कितने गोले को, इसमें का एक गोले को हम लोग क्या कहते हैं, यस वायु कोश कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो वायु कोश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपका परिभाषाएं कितनी हो गई, एक तो श्वसनी हो गई, एक आपकी श्वास नलिकाएं हो गई ब्रोंकियोलस, एक तीसरा हो गया आपका वायु कोष्ठकीय और 4 नंबर हो गया वायु कोश। यहाँ तक आपने पूरा समझ गए। अब चलिए हम ये समझते हैं कि हमारे जो फेफड़े में है ये कितने पाए जाते हैं वायु कोश, लगभग इनकी संख्या कितनी होती है। तो बुक में ऐसा दिया है कि 3 × 10⁸ की संख्याएं होती है। अगर इसको हम मैथ की फॉर्मूला के अनुसार तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गौर कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, यानी यूँ समझिए कि 30 करोड़ क्या होते हैं, तो छोटे 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 वायु कोश होते हैं जिसमें हवा जाकर भरी हुई होती है, स्टॉक होती है और उधर से ही हीमोग्लोबिन का क्या होता है, संचालित कर 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 सारे कामों को किया जाता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। इसका मैं परिभाषा शुरू से यहाँ से मैं लिख दूंगा कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं, आप उतार लीजिए। सबसे पहले मेरे वीडियोज में ये आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, उसके बाद से मैं लिखवाने का आपका प्रयास किया हूँ। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ें देखते हैं कि यूँ समझिए कि मैंने प्रश्न आपसे क्या किया था, गौर कीजिएगा। जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो गौर कीजिए क्या होता है, सीना आपको फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो यूँ समझिए कि ये तो नष्ट हो जाना चाहिए पर ये नष्ट नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर इस चीज़ों को मैं मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कुछ पदार्थें पाई जाती है जो कि चिकना चिकना होता है, मतलब कि तिल की तरह होता है। जैसे गाड़ी ओड़ी का बाइक वाइक का चक्का उक्का में लगा हुआ होता है जिससे वो जल्दी घिसता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम हटाते हैं जो इसको सुरक्षित रखने में, घर्षण को कम करने में मदद करता है, जिसको हम लोग फ्यूरल, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं, तो पेराइटल फ्यूरा कहते हैं। ऐसा पेराइटल क्या बोली जाती है, तो फ्यूरा इसको क्या की जाती है, तो बोली जाती है। तो इसमें ये बोली जाती है, लेकिन क्या भरा हुआ होता है, तो याद रखिएगा कौन सा भरा चीज़ होता है, तो आपके म्यूकस इसमें भरा हुआ होता है। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और इन दोनों के बीच में आपके क्या होते हैं, दिल होते हैं। दिल के मतलब समझिए कि आपके क्या होते हैं, तो हृदय यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, यूँ समझिए कि अलग अलग माने अंग है, तो अलग अलग इनके कार्य करने की क्या होती है, क्षमताएं होती है। तो बस ये काम करते हैं कि इसको रिजर्व कर कर किसको दे देता है, हृदय को दे देता है, और हृदय अपना क्या करता है, तब फॉर्मिटी को निभाता है। तो हृदय के बारे में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से फॉर्मिटी को ये निभाने का कार्य करता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो चलिए जो परिभाषाएं था उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए हम सबकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि श्वास नली किसे कहते हैं, जिस नली के द्वारा श्वास आता और क्या होता है, जाता है, उसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। और क्या है कि श्वसनी किसे कहते हैं, जब श्वास नली 2 भागों में बट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। उसके पास श्वास नलिकाओं किसे कहते हैं, जब श्वसनी कई भागों में बट जाती है उसी को ब्रोंकियोलस कहते हैं, यानी श्वास नलिकाएं कहते हैं। और भी कुछ परिभाषा है उनको भी हम लोग नोट डाउन कर कर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। चलिए एक दो और भी हम लोग पॉइंटेड के बारे में जान लेते हैं कि जैसा कि
हम सांस लेते हैं। तो अब सांस क्या चीज़ लिया जाता है, तो याद रखिएगा हम लोग ज़्यादातर O2 ही लेते हैं, मैंने समझे कि O2 ही लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, आपका CO2। इसकी प्रोसेस क्या होता है, तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, पहले इतनी पॉइंट है तो आप लोग समझ जाइए। यहाँ तक हमने पूरे को पूरे समझ गए। अब चलिए यहाँ पर भी 2 पॉइंटेड है ऐसा कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है, ये व्यक्ति सांस लेता है तो इनको जो बोली जाती है प्रश्वास बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहा जाता है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा वो हम लोग O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते। एक और टॉपिक आता है श्वासोश्वास किसे कहते हैं, तो बस आप दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, यस, हम लोग श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरी की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और एक पॉइंट आपको बता देते हैं। ये ज़्यादातर जो फेफड़े होते हैं वो स्तनधारी ही जंतुओं में पाए जाते हैं, अदर जंतुओं में उतना खासकर पाए नहीं जाते। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुट जाइए। थैंक यू। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं कि श्वसन की क्रिया विधि। जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं तो किससे किससे होकर ये गुजरता है और कहाँ पर जाकर किस प्रकार हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोडक्शन करता है, इसी प्रक्रिया को इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। और इसमें का जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होगा हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझने पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो हम कहाँ से चालू करते, गौर कीजिएगा। सांस लेने से हम क्या कर रहे हैं, तो चालू कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस में क्या चीज़ लिया जाता है, आपको पता होगा कि O2 हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक मार्ग बनाते हैं कि हम लोग क्या लिए यहाँ से, तो O2 को हम लोग नाक के माध्यम से लिए। यहाँ तक कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको बोल देंगे श्वसन मार्ग। ऐसा समझिए बातों को। अब चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। अब क्या होता है ना कि अब ये चीज़ें जो हम लोग लेते हैं वो डायरेक्ट कहाँ आता है, तो आपके फेफड़े में आता है। मतलब कि यूँ समझिए कि यहाँ पर ये आ गया। अब आने के बाद से क्या होता है, इसको गौर कीजिएगा। ओके, अब आने के बाद से इसमें क्या आता है, तो रुधिर आता है। रुधिर के मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें ब्लड आता है। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ी सी क्या होती है, तो आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने पर अब देखिए यहीं पे एक्चुअली में काम हो जाता है, गौर कीजिएगा। यहीं पे काम क्या होता है ना कि इसमें एक पदार्थ होते हैं हम लोग को ब्लड में, यानी ब्लड जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रक्त जिसको हम लोग बोलते हैं। रक्त में एक चीज पदार्थ पाई जाती है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा। उधर का वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इधर थोड़ी सी हम घुमा देते हैं ताकि उधर की वीडियो आए। ऐसा चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, कि हम लोग के ब्लड में मैंने यूँ समझिए कि क्या पाया जाता है, एक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, यानी HB से हम डिनोट कर रहे हैं इस पॉइंट को। अब गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि रुधिर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, तो समझिए कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा कर, यानी समझ आ रहा है आपको कि दोनों को क्या करते बैठा करते, इसको जो बोली जाती है आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो मैंने लिखा आपका कौन सा HB प्लस O2 लिखे, इन दोनों को सम्मिलित रूप को ही क्या बोली जाती है, देखिए ऑक्सीजन है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी। और ये क्या हीमोग्लोबिन है इसीलिए हीमोग्लोबिन।
बीन भी इनको बोल दिया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है कि यानी यूँ समझिए कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन संयोग रहते हैं तो उन्हीं को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब चलिए अब क्या होता है ना कि इतने ये मिल कर ये जो जाते हैं एक्चुअली में फेफड़े में जाते हैं, सॉरी फेफड़े में नहीं, ये हृदय में जाता है। अब हृदय यहाँ से पंप करता है। पंप के मतलब समझ रहे हैं कि वो क्या करता है, प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है कि पूरे के पूरे क्या होते हैं, इसके बॉडी में घूमते हैं, ब्लड क्या होते हैं तो बॉडी में घूमते हैं। यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि Hb और O2 का परिवहन होता है। क्या क्या होता है आपका परिवहन। यहाँ तक आपको समझ में आया या ना आया, यहाँ तक बोलिएगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ना कि ये हीमोग्लोबिन एक अस्थायी होता है। इसका काम जैसे कि बस का जो काम होता है कि एक यात्री को बैठाइए और दूसरे यात्री को क्या कीजिए, छोड़िए बैठाइए, ठीक उसी तरह आपका हीमोग्लोबिन का भी कार्य होता है। इसमें दो ही यात्री है, एक सांस लेने वाला, एक सांस छोड़ने वाला, यानी इनका दो ही सवारी है। एक सवारी है O2 है और दूसरा सवारी कौन सा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा है आपके ऑक्सीजन है। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ वो ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूँ। अब चलिए ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड के माध्यम से ये उत्तक तक पहुँचता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तक। उत्तक का मतलब समझ रहे कि चमड़ा वमड़ा के पास में क्या करता पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद से क्या करता है कि जैसा कि ये उत्तक हो गया और यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन वाला और O2 वाला यहाँ पर क्या हुआ, पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद ये होता है ना कि अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतार देता है यहाँ पे कि तू उतर। अब ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया करके तो क्या बना, एनर्जी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या करता है, जो O2 होते हैं आपको बताए थे श्वसन की प्रक्रिया में एक चीज़ है कि ये जो हमारे शरीर में जो ब्लड में आपके ग्लूकोज मिल जाते हैं, इसमें कौन मिलकर तो ऑक्सीजन आपको मिलकर क्या बना देते हैं आपके, तो H2O बना देते हैं जो कि मूत्र मार्ग में चले जाते हैं, CO2 बनाते हैं। अब CO2 ही आपके क्या कहता है बाहर निकलता है। अब प्लस में आपको 38 ATP एनर्जी होता है जो कि आप कभी भी खर्चा कर सकते हैं। जैसा कि अभी फिलहाल में मेरा एनर्जी क्या हो रहा है तो खर्चा हो रहा है। तो यहाँ तक आपने समझ गए। अब ये क्या करता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये जब क्या होती है ना, यहाँ से डिनोट कर दे रहे कि आधा जो भाग हो गया आपका, ओके, ये वाला डिनोट कर दिए। अब चलिए अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन को छोड़ देता और Hb बेचारा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो जब तक ले कोई ग्राहक मिलेंगे नहीं तब तक ले Hb आपका जाएगा नहीं। तो देखिए ये तुरंत अब क्रिया कर कौन से ग्राहक को देता है, तो CO2 को देता है। तो अब जो ये Hb जो होता है हीमोग्लोबिन, वो CO2 को बैठाकर, किसको बैठाकर, CO2 को बैठाकर एक्चुअली में तो हृदय में ले जाता है, फिर हृदय पंप करता है तो फेफड़े में जाता है, तो फिर यहाँ से इसकी क्या होती है, तो परिवहन होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी परिवहन लिखता हूँ, परिवहन होता है एक्चुअली में, ओके। अब परिवहन के बाद से एक्चुअली में कहाँ गया, आपके हृदय में गया। अब हृदय के बाद से जो आपकी जाता है, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर भी एगो प्रश्न बनने वाला होता है कि Hb और CO2 जुटते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको जो बोला जाता है, मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ कि Hb और प्लस CO2 जुटते हैं तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोल लेते हैं और इसी के जैसा नाम है आपको कार्बोक्सी, याद रखिएगा। क्या नाम है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोली जाती है। बोर्ड मॉडल आपका प्रश्न है, ऐसा पूछता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा आपका, यूँ समझिए कि CO2 दे देगा, O2 दे देगा, H2 दे देगा, N2 दे देगा, तो कौन सा होगा, तो आपका CO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी के लिए क्या हो जाएगा, O2। हाँ, परिभाषा
क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंपल सा है। अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन संयोग करते हैं, यानी बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में, मैं पहला का परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन में, ओके, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन O2 संयोग करते हैं, संयोग के मतलब मिलते, संयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यस, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब CO2 क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपका टूट गया और CO2 यहाँ पर बैठ गया और परिवहन के माध्यम से ये कहाँ आ गया, तो आपका चीज चला जाता है फेफड़े में चला जाता है। ये फेफड़े में अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ढकलने वाला कौन है, पंप करने वाला कौन है। तो एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। जो हृदय होते हैं ना, दो गो ऊपर होता है बेस में, दो गो नीचे होता है। जब ये फैलते हैं तो समझिए कि ये क्या होता है, सिकुड़ते हैं, और जब ये क्या होता है, सिकुड़ते हैं तो ये फैलेंगे। जब फैलेंगे तो इधर से ब्लड क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप सुई वाला, अगर जब दाबते हैं तो ब्लड आपका पानी जाता है, और जब ऐसे खींचते हैं तो देखिएगा उधर से आता है। ठीक उसी तरह हृदय इसको खींचता है तो परिवहन के माध्यम से इसको नीलय में ये जाता है। अब जाने के बाद से ये क्या होता है, तो ये इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, यस, इसका ट्रांसफर जो कर दिया जाता है इस फेफड़े में कर दिया जाता है, जो कि इसमें क्या होते हैं, तो आपका समझिए कि Hb और प्लस में CO2 होते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर विसरण प्रशोषण की प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा फिर ये CO2 यहाँ से साथ इसका छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद से ऐसे क्या हो जाते हैं, तो आपके CO2 ये बाहर निकल जाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन रहता है तो फिर हम लोग सांस लेते हैं तो O2 मिलता है। फिर यही प्रोसेस आप लोग को चलता रहता है, यानी 1 मिनट में लगभग कितना नॉर्मल ऐसा, तो 72 बार ऐसा ये प्रक्रियाएं आपकी चलती रहती है। हाँ, यदि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो समझ जाइए कि क्या होती है, तो इसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको। अगर यूँ समझिए कि कम मेहनत करते सोते होते हैं या नॉर्मली है तो आपको कितना बार रहती वो करना पड़ता है, तो यूँ समझिए कि 72 बार। यहाँ तक आपने पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो समझिए कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, या